अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 601 का लेक्चर 5 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। लेक्चर 5 है आपके पास, प्लूटो's एजुकेशन इम्पैक्ट। हम देखें तो पॉलिस आपके सामने आता है जी। स्टेट फंक्शंस के अंदर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो प्लूटो का कॉन्सेप्ट था पॉलिस के अकॉर्डिंग। पॉलिस है क्या? पॉलिस बेसिकली किसी स्टेट को कहते हैं। उसमें कहा उसने ये था कि जो एजुकेशनल कम्युनिटी होती है ना, वो रिवॉल्व करती है अराउंड स्टेट, अराउंड पॉलिस। जो पॉलिस या स्टेट जो होती है ना, वो हम इसमें देखें तो वो उसी वक्त सर्वाइव कर सकती है जब हर सिटीजन जो हो वो एजुकेशन रिसीव कर सकता हो। हम इसे आसान अल्फाज में कहें तो प्लूटो ने कहा था कि जो एजुकेशन है वो स्टेट के हर मेंबर का राइट है और उसे हासिल करनी चाहिए। एम उसने बताया जी एजुकेशन का कि आप स्टेट को सर्व कर सकते हो, सिटीजन को हैप्पी कर सकते हो। टॉपिक 36 के अंदर हम कॉजेस देखते हैं कि जिसके नतीजे में अथेनियन एजुकेशन को यानी ट्रेडिशनल अथेनियन एजुकेशन जो है वो फेलियर का शिकार हुई। इसमें देखा जाए तो पेरेंट्स जो थे इसमें इनकैलकुलेट नहीं कर रहे थे विचुअल्स को। बच्चों की ट्रेनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जा रहा था, मजहब के मुख्तलिफ रसूमात को बीच में लाया जा रहा था। तो हुआ क्या कि एजुकेशन जो थी वो एक जगह आके रोक के स्टक हो गई, जिसके बिहाफ पे बच्चा जो था वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। तो ये रीज़न बनी थी जी इसके फेलियर होने की। कॉमन गुड के लिए अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई स्टेट शुड टेक ओवर, तो स्टेट क्यों टेक ओवर कर सकती है, कैसे कर सकती है? कॉमन गुड्स के अकॉर्डिंग, फॉर द सेक ऑफ द कॉमन गुड। सोसाइटी अगर होल आपके सामने आती है तो सोसाइटी के बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग होगी। प्लूटो का इन्फ्लुएंस अगर देखें तो आपके सामने आता है कि एजुकेशन की फील्ड के अंदर प्लूटो जो था उसने काफ़ी ज़्यादा वो खुद भी इन्फ्लुएंस था बहुत सारे फिलोसफर्स से। ये वो फिलोसफर्स थे जो उसके बाद पहले आ चुके थे। उसमें उसने देखा कि उनके जो बेसिक आइडियाज़ हैं, अब वो आइडियाज़ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा उसे इन्फ्लुएंस किया करते थे। नेक्स्ट बताया गया था कि ये जो आइडियाज़ हैं ये सपोर्ट भी करते हैं और ये रिजेक्टेड आइडियाज़ भी थे। यानी कि बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन प्लूटो को उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिला था। अल्फ्रेड वाइट जो थे, इनके अगर हम देखें तो ये मॉडर्न फिलॉसफी के अंदर इनका बहुत अहम रोल अदा किया, इनका अहम रोल है। इसमें उसने क्या दिया था, उसने एक सीरीज थी जी फुट नोट्स ऑफ प्लूटो। इसमें अगर देखें तो ऑगस्टिन यानी चर्च के साथ भी इन्फ्लुएंस पाया जाता है प्लूटो का। अब हम देखें तो इसका जो वर्ड ऑफ आइडिया है ना वर्सेस मैटर, इस पे काफ़ी ज़्यादा था। वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ मैन, ये उसने दिए थे चर्च के अंदर, यानी ऑगस्टाइन के अंदर उन्हें मिला करते थे लेक्चर्स। तो उनके अकॉर्डिंग प्लूटो ने सोचा एजुकेशन की फील्ड के अंदर चेंजेस लाई जा सकती हैं। फिर है जी हमारे पास गुमानी जेंटल। अब गुमानी जेंटाई जो है ये इटालियन फिलोसफर है। उसका मानना था कि जो एजुकेशन है वो रिलीजियस एजुकेशन होती है। जितनी भी एजुकेशन है वो रिलीजियस होती है। इंडिविजुअल जो होते हैं वो कम्युनिटी का हिस्सा नहीं होते बाय दिमाग, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो अपने खुदा के हजूर झुकते हैं, या यूँ कह लें कि इल्म वो इसलिए हासिल नहीं करते वो कम्युनिटी को बेटर कर सकें, बल्कि वो अपने खुदा को पहचानने की कोशिश करने के लिए इल्म रखते हैं। फिर है जी ब्रेन डिस्कार्टस। तो इसमें फाइनाइट माइंड कंटेम्पलेट्स ऑब्जेक्ट्स थी। इसमें बात की गई थी, आसान अल्फाज में हम कहें तो खुदा के बारे में बहुत सारी बातें की गई थी। इसमें बताया गया था कि प्लेटोनिक टर्म के अंदर हम देखें ना तो ह्यूमन माइंड जो है वो अल्टीमेट रियलिटीज़ के आइडियाज़ को समझता है, कंटेम्पलेट करता है। फिर है जी इम्यूनल कैंट। अल्टीमेट रियलिटी के इस बारे में बात की गई थी। इसमें बताया गया था कि जो ह्यूमन थॉट्स होती हैं वो प्रोसेस के थ्रू फर्दर प्रोसीड करती हैं। क्रिटिसिज्म हुआ जी, प्रोडक्टिव क्लासेस के लिए लिटिल एजुकेशन पाई जाती थी। प्रोडक्टिव क्लासेस के अंदर हम देखें तो प्राइमरी एजुकेशन सिंपल ग्रांट की गई थी। इसमें हायर एजुकेशन जो थी वो रिजर्व कर दी गई थी सोल्जर और गवर्निंग क्लासेस के लिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जाए तो प्लूटो सजेस्ट किया था एक यूनिफॉर्म करिकुलम को, जिसके अंदर उसने बताया था क्रिएशन की थी, या यूँ कह लें कि जिसके अंदर उसने एक काइंड ऑफ सिटीजन के बारे में बात की थी कि उसके पास लैक ऑफ वैरायटी है और स्टैटिक मोनोटोमी है। फिर निग्लेक्ट लिटरेसी एजुकेशन। प्लूटो का करिकुलम जो था उसमें ट्रेनिंग को निग्लेक्ट कर दिया गया था लिटरेचर के अंदर।
लाइक उसमें सिंपल मैथमेटिक्स स्ट्रेस दिया गया था उसकी इम्पोर्टेंस पर, स्ट्रेस दिया गया था फिलॉसफी पर। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि प्लूटो जो था उसने फिलॉसफी को एग्जैजुरेट किया था, जिसके नतीजे में बहुत सारे कंटेम्पलेटिव इंडिविजुअल जो थे वो इसकी तरफ आए, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल मेंबर्स जो थे वो एक्सपेंस की तरफ चले गए। प्लूटो का क्रिटिसिज्म फर्दर देख रहे हैं तो पैटर्निस्टिक एटीट्यूड जो था वो कल्चरल एजुकेशन की तरफ था। कंजर्वेटिव और इवन एंटिक्वेटेड फिलॉसफी के बारे में बात की गई थी। इनकम्पेबिलिटी थी जी साइंटिफिक आइडियाज़ की। क्वेश्चन आता है प्लूटो के, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्रिटिसिज्म बताएं प्लूटो पर, तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हो और ऊपर वाले भी कर सकते हो जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एमनर कैंट फिलॉसफी। एमनर कैंट की हम इंट्रोडक्शन देखें तो ही वाज अ फिलोसोफर। ये जी इन्होंने फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन के ऊपर अमेजिंग ऑसम इम्पैक्ट डाला था। इमैनुअल कैंट था कौन? वो जर्मन फिलोसफर था। जर्मनी में पैदा होता है जी 22 अप्रैल 1724 को और उसकी डेथ हो जाती है 1804 के अंदर। उसने अपनी मॉरल एजुकेशन को लोअर मिडिल क्लास पेरेंट्स के हासिल किया था। उसके फादर जो थे वो सेटलर थे। वो प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर काम किया, उसने बच्चों को पढ़ाया यंग एज के अंदर। क्वींसबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर उसने अनसैलरी लेक्चरर के तौर पर काम किया। 1755 की बात की जा रही है और ये उसकी ग्रेजुएशन ईयर है। इसमें हम देखें तो उसने ये जो था ये इन्फ्लुएंस था जी विद द वर्क ऑफ रोजिया, लाइक हु हैड पुट हिम ऑन द राइट ट्रैक। लाइक उसका एक रोजिया का एक वर्क था जिसका नाम था कि पुट हिम ऑन द राइट ट्रैक। उस पे उसने पढ़ा और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ। अब ये जो था ये क्रिटिक था जी, ये पास्ट सिस्टम को बहुत मतलब उस पर क्रिटिसाइज किया करता था। इसने रिकॉन्सिल किया था साइंस और फिलॉसफी को। इसने ह्यूमन थॉट प्रोसेस पे फोकस किया था। इसने लाइक हम देखें तो पेडागोगिकल एटीट्यूड को ऑडियंस की तरफ कन्वर्ट कर दिया था। परसेप्शन इसके बारे में, कैंट के बारे में क्या थे कि कैंट जो है वो फिलोसफर है। ये वर्ल्ड साइंटिफिक ऑडियंस है, कैंट ऑफ द वर्ल्ड साइंटिफिक ऑडियंस। कैंट जो है वो एजुकेशन एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है। वर्क अगर देखा जाए तो इसने प्योरिज्म क्रिटिक किया था जी। कैंट जो है उसने बहुत सारी फील्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन की थी, जैसे कि क्रिटिक ऑफ प्योरिज्म 1781 के अंदर। उसने रिस्पॉन्स किया था क्वेश्चन को व्हाट इज एनलाइटमेंट। उसने बताया था कि जो प्लूटो सुकरात है इन्होंने एनलाइटमेंट पर बहुत फोकस किया है। लाइक ये वो बात है जिसके नज़दीक लाइक हम इस एनलाइटमेंट के अंदर क्या करते हैं, हम रियलिटी और ट्रुथ को सर्च करते हैं। प्रैक्टिकल रीजंस के बारे में बात की गई थी। वर्क रिलेटेड एजुकेशन देखा जाए तो लर्निंग हाउ टू थिंक। कैंट पेडागोगी के बारे में बात की गई थी। उसने फोकस किया था रेशनलिस्ट और एम्प्रिसिस्ट के ऊपर। अब रेशनलिस्ट जो थे वो थिंक एनालिटिकली करते थे। एम्प्रिसिस्ट जो थे वो थिंक करते थे सिंथेटिकली। याद रखिएगा, एनालिटिकली थिंक अगर कर रहा है तो वो रेशनलिस्ट है, सिंथेटिकली अगर कर रहा है तो एम्प्रिसिस्ट है। फर्दर इसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट था दैट इज कमिटमेंट टू ड्यूटी। अब कैंट के नज़दीक बच्चे जो होते हैं वो दुनिया का एक हिस्सा है, लाइक दे आर द ग्रोन अप सिटीजन हैं जी दुनिया का। उसमें उसने कहा था कि बच्चों को कमिटमेंट टू ड्यूटी ज़रूर सिखाना चाहिए। लाइक बच्चों को आप हर वक्त ये बताएं कि प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है क्या, आइडिया ऑफ ड्यूटी के लाइक उसमें रिलेशन क्या है। बच्चे को पता होना चाहिए कि कौन सी ड्यूटीज एज अ चाइल्ड उसने फुलफिल करनी है, कौन सी डिफ़िकल्ट है उसके लिए, और कौन सी ऐसी सर्टेन ड्यूटीज हैं जो ह्यूमन बीइंग के तौर पे उससे हर हाल में करनी है। मोरल लॉ नेक्स्ट आपके पास कैंट का आता है जो मोरल कल्चर और मैक्सिम। मोरल लॉ या मैक्सिम के हम देखें तो मैक्सिम जो है क्या है, क्वेश्चन आया ना अगर, तो मैक्सिम बेसिकली मोरल लॉ को कहा जाता है। मैक्सिम जो होते हैं ये लाइक दे आर नॉट सेम एज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है वो प्रिवेंट करता है इविल हैबिट को। मैक्सिम जो है वो बेसिकली ट्रेन करता है दिमाग को सोचना। लाइक वो सिखाता है कि कैसे आप इस चीज़ को सोच सकते हो। मैक्सिम जो है वो बेसिकली यूनिवर्सली वैलिड है। मैक्सिम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग इसका ओरिजिनेट आपको मिलेगा मोरल कल्चर। मोरल कल्चर्स के अंदर हम देखें तो इसमें आपके पास आता है मोरल कल्चर्स के अंदर डिमांड्स होती हैं जिनके बारे में हम पेरेंट्स और टीचर के बारे में देखते हैं कि पेरेंट्स और टीचर बच्चे से क्या चीज़ डिमांड कर रहे होते हैं। फर्दर आपके पास जी
मैक्सिम्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे रूल्स हैं, लाइक मैक्सिम जो हैं वो बेसिकली रूल्स हैं, लेकिन वो सब्जेक्टिव, लाइक हम इसमें इसे फर्दर करें तो सब्जेक्टिव रूल्स कहते हैं। लाइक ये हैं तो रूल्स, लेकिन यहाँ पे हम सब्जेक्टिव रूल्स की तरफ जाते हैं। इसमें हम इंसान के बारे में समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो मैक्सिम के अकॉर्डिंग हम देखें तो बच्चा जो होता है वो रेडीनेस टू एक्ट होता है, यानी करेक्टर जो होता है वो रेडीनेस होता है। मॉरल एजुकेशन देखा जाए तो स्कूल मैक्सिम जो है वो मैक्सिम ऑफ मैनकाइंड की तरफ टर्न आउट हो गया। लाइक हम देखें तो इसमें बताया गया था कि मेन जो हैं वो मॉरल होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके पास बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके पास लॉ और ड्यूटी को मानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था जी लेक्चर से एक उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आया होगा। जल्दी से 7 को अब देख लेते हैं, एमनल कैंट्स फिलॉसफी पार्ट 2। मॉरल ट्रेनिंग की अगर हम देखें तो इसमें इम्पोर्टेंस टू मॉरल एजुकेशन के बारे में बहुत बात की गई थी। कैंट के नज़दीक हम एक ऐसी एज में रहते हैं, लाइक हम जब रह रहते हैं तो हमारी लाइक एज ऑफ डिसिप्लिन, कल्चर और रीइंफोर्समेंट। लेकिन हम अगर देखें तो मॉरल ट्रेनिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक कैंट ने कहा था कि हम ऐसे एरा में हैं जहाँ पे आपके पास डिसिप्लिन भी होना चाहिए, रूल्स आपको पता होना चाहिए, कल्चर रीइंफोर्समेंट की तरफ भी जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी मौजूद है कि हम मॉरल ट्रेनिंग कर सकें। क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रोवाइड मॉरल ट्रेनिंग। सबसे पहले आप पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करो, फिर आप फॉर्मुलेट करो बेसिक प्रिंसिपल्स को। मॉरल ऑटोनॉमी ऑफ मैन देखें तो सब्जेक्टिव मोरालिटी आ गया, मॉरल वर्ल्ड आ गया, ह्यूमैनिटी रिफ्लेक्ट आ गया पर्सन्स के तौर पे देखा जाए तो। टॉपिक 45 के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट है जी नेसेसिटी ऑफ मॉरल ट्रेनिंग। मॉरल ट्रेनिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है? मॉरल ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि आप मैन ऑफ इविल से, यानी आप बुराई से दूर रह सकते हो। बच्चे की डेवलपमेंट में उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत एसेंशियल है मॉरल एजुकेशन। एब्सोल्यूट ड्यूटी है जी इंसान की कि वो पीस की तरफ जाए। सो मॉरल ट्रेनिंग का होना बहुत एसेंशियल है उसे पीस तक ले जाने में। फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर अगर हम देखें तो करेक्टर फॉर्मेशन जो है वो यंगर एज के अंदर स्टार्ट हो जाती है। हम थोड़े से हाईलाइट डिफरेंट कर देते हैं ताकि आपको दिमाग में आपके ये रहे। करेक्टर जो है वो डेवलप होता है जी ऑन द बेस ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव और मैक्सिम मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग। फिर जो करेक्टर फॉर्मेशन जो है वो अकॉर्डेंस विद अगर हम देखें तो स्कूल मैक्सिम हो गया, लाइफ मैक्सिम हो गया। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस देखें तो आपके पास प्लान और रूल्स आ गए। एजुकेशन जो है उसमें अगर देखें तो करेक्टर बेसिकली यहाँ पे सेंस ऑफ ड्यूटी के बारे में बात नहीं करता, बल्कि कि आपके विल पावर और लॉयल्टी के बारे में बात करता है, आपकी डेवलप कर रहा होता है। अब अगर हम बच्चों को देखें तो उनके अंदर कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो लाइक कैरेक्टर जो डेवलप हो रहे थे वो एज अ चाइल्ड हो रहे थे, नॉट एज अ सिटीजन। सो वो एज के हिसाब से आपके कैरेक्टर आपके अंदर डेवलप होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ओबीडियंस देखें तो ओबीडियंस जो है वो एसेंशियल फीचर है जी कैरेक्टर को बिल्ड करने में। बच्चों को पता होना चाहिए कि ओबीडियंस को किस तरह लेके चलना है, लाइक वो किस तरह दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। वांट ऑफ ओबीडियंस देखें तो इसमें आप पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस को अडॉप्ट करते हो, इसमें सेंस ऑफ ड्यूटी लेके चलते हो, जिसका मतलब है कि आप डिक्टेट कर रहे हो बच्चों को मुख्तलिफ रीजंस। टाइप देखें तो आपके पास एब्सोल्यूट ओबीडियंस आ गया, वॉलंटरी ओबीडियंस आ गया। एब्सोल्यूट में देखें तो ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चन, यानी ऐसी ओबीडियंस जिसके अंदर आप कोई सवाल नहीं करते हो। लाइक इसमें आप बच्चों को प्रिपेयर नहीं करते हो, लाइक उसमें बच्चों को कहते हो कि लाइक वो लॉ को फुलफिल करे विदाउट एनी क्वेश्चन, आपको ओबे करना है हर लॉ को। वॉलंटरी ओबीडियंस जो है ये आप ऐसे कहोगे कि ये ऐसी ओबीडियंस है जिसको आप फुलफिल करते हो, खुद को फील करते हो कि वो आपको खुद अच्छा लग रहा होता है, एक ही आपके मॉरल और रीजनेबल होती हैं। इश्यूज ऑफ कंपल्शन अगर हम एजुकेशन के अंदर देखें तो रिकॉन्सिलेशन ऑफ ओबीडियंस और लीगल कॉन्स्ट्रेंट के बारे में बात की जाती है कि सोसाइटी के अंदर ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि इंडिविजुअल को एक पर्सनल फ्रीडम प्रोवाइड करती है। मोरालिटी अगर ओबीडियंस के अंदर हम देखें तो वो कंडक्ट, वो जो भी बिहेवियर कंडक्ट करता है उसके बिहाफ पे मोरालिटी के बारे में हमें पता चलता है। नेसेसिटी, लॉ ऑफ नेसेसिटी देखें तो चिल्ड्रंस जो हैं उनका हक है कि वो एजुकेशन लेकिन लाइक सब्जेक्ट चिल्ड्रंस की अगर हम बात करें ना तो वो आपके पास एज अ सब्जेक्ट हैं कि लॉ ऑफ नेसेसिटी के तौर पे चलते हैं। लाइक हम इसमें आसान और भी करूँ तो मैं कहूँगी कैंट ने जो लॉ ऑफ नेसेसिटी दिया था उसमें मेन किरदार जो अदा करवाया था वो बच्चों से करवाया था। लाइक उसमें कहा था कि उसने मेन रखा था चिल्ड्रंस को।
इसमें कोई प्रेफ़रेंस नहीं थी किसी स्टूडेंट के अंदर, लॉ को जनरल होना चाहिए। बच्चा जो है वो प्रोफ़ेशनल ट्रीटमेंट लेता है, सेंस करता है दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंग, तो वो डिसोबीडिएंट की तरफ चला जाता है। इंक्लिनेशन और ड्यूटी। कैंट जो थे उन्होंने इंक्लिनेशन ऑफ द सेंस ऑफ ड्यूटी इन चिल्ड्रंस के बारे में बात की थी। इसमें उसने कहा था कि जो इंक्लिनेशंस हैं वो बेहतर हैं बनिस्बत उसके कि आप बच्चे को कोई चीज़ पढ़ा रहे हो वो उसमें उसका यूज़ नहीं है। यानी यूज़लेस चीज़ आप उसे समझा रहे हो, उस पे टॉर्चर कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो बट उसका फ़ायदा कोई नहीं होना। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी के अंदर हम देखें तो बच्चा जो है वो मुख्तलिफ रीज़न्स कहा ये जाता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें ड्यूटी का रीज़न नहीं पता होता। सो उन्हें बताया ये बताना कि उन्हें किस तरह ये काम फुलफ़िल करना है विद ओबीडियंस, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ड्यूटी टुवर्ड्स सेल्फ बच्चा जो होता है वो कॉन्शियस होता है खुद की तरफ, अपनी डिग्निटी की तरफ। लाइक इसमें हम देखें तो वो कभी भी अपनी पर्सनल डिग्निटी को वो वायलेट नहीं करता। ड्यूटी टुवर्ड अदर इसमें रिकॉग्नाइज़ कर होता है डिग्निटी को। इसमें हम देखें तो वो दूसरों के बारे में बात कर होता है, वो जस्टिस की तरफ जा रहा होता है। बच्चा यहाँ पे रिस्पेक्ट सीखता है, दूसरों के राइट्स को जानने की कोशिश करता है। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।